नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 सत्र 4 के आधुनिक हिंदी कविता सेकंड भाग के गजानन माधव मुक्तिबोध के कृतित्व का परिचय करेंगे। मुक्तिबोध अल्पायुष्य रही, लेकिन उस कम उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को क्रांतिकारी ओजस्विता प्रदान की। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में उन्होंने कलम चलाई और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने कितना लिखा ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जो लिखा जीवन की गहराई में डूब कर लिखा है। यही कारण है कि आधुनिक साहित्य में उन्हें शीर्ष पंक्ति में स्थान मिला है। सामान्य पाठक और आलोचक दोनों उनके साहित्य के प्रशंसक रहे। मुक्तिबोध ने नियमित रूप से काव्य रचना का आरंभ कर दिया। वाणी, धर्मयुग, हिंदुस्तान। मुक्तिबोध ने 1935 में नियमित रूप से काव्य रचना आरंभ कर दी। वाणी, धर्मयुग, हिंदुस्तान, कर्मवीर, वसुधा, समता, कमला आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने अपने जीवन में अधिक रचनाएं लिखी, किंतु उनकी सभी रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रविष्ट हुए। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रविष्ट हुए। तार सप्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य में प्रविष्ट हुए, किंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनकी जीवित होने तक उनका कोई काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। उनका पद्य और गद्य साहित्य इस प्रकार है। पद्य साहित्य पहला है तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल। तार सप्तक का परिचय हम करते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से मुक्तिबोध की 18 कविताएं संकलित है। तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविता संकलित है? 18। इन कविताओं पर छायावादी काव्य प्रवृत्ति का प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इस प्रारंभिक कविता में उनकी अन्वेषी मन का संकेत मिलता है। उनकी तार सप्तक के अंतर्गत संकलित महत्वपूर्ण कविताएं इस प्रकार है। आत्मा के मित्र मेरे, आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आके, अशक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कवि, नूतन अहम, विहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, अंतर्दर्शन, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उनका ही होता, हे महान, एक आत्मवक्तव्य आदि कविता है। दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध की कविताओं का ये पहला स्वतंत्र संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का पहला कविता का स्वतंत्र संग्रह है। श्रीकांत वर्मा ने इसे प्रकाशित किया है। एक कविता संग्रह देश के आधुनिक समस्याओं से युक्त जीवन तथा स्वातंत्र पूर्व एवं पश्चात का एक ज्वलंत प्रतिबिंब है। इस कविता संग्रह में उनकी 28 कविताएं संकलित है, जिसमें चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, लंबी कविता है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कविता इस प्रकार है। बमल गलती, दिमागी गुहांधकार का ओरांग उठान, लकड़ी का घना रावण, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, एक अरूप शून्य के प्रति, काव्यात्मक फणीधर, चकाचक की चिंगारियाँ, जब प्रश्न चिन्ह भोकला उठे, एक स्वप्न कथा, चंबल की घाटी में आदि। तीसरा है भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की कविताओं का यह दूसरा संकलन है। इसमें उनकी कविताएं संकलित है। 46 कविताओं का ये संकलन है। 47 कविता का संकलन है। अशोक वाजपेयी जी ने इस कविता संग्रह का संपादन किया है। एक कविता संग्रह मुक्तिबोध के चिंतन की व्यापक और सृजन कौशल्य को अत्यंत व्यापक प्रस्तुत करता है। इस कविता संग्रह में संकलित कुछ प्रमुख कविता इस प्रकार है। बुरी बुरी खाक धूल में संकलित कविताएं उनसे देखिए। एक रंग का राग, ओ मसीहा, इसी बैलगाड़ी को, ओ प्रस्तुत श्रोता, देख कीर्ति के ऋतु बिटलाते, मेरे युवजन, मेरे परिजन, 8 बजे रात के, हर चीज़ जब अपनी, उलट पुलट शब्द, सूरज के वंशधर, एक मित्र के प्रति, मुक्तिकामी पैरों
की मौज की चीज। इस तरह उनके गद्य साहित्य देखिए, निबंध संग्रह, नई कविता का आत्मसंघर्ष यो अन्य निबंध, ये इनका निबंध संग्रह है। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी। उनकी समीक्षा देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार। कथा साहित्य, काट का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी, विपन्न, एक विखंडित अप्रकाशित उपन्यास। मुक्तिबोध की गद्य रचनाओं में उनके गहरे चिंतन का प्रतिबिंब है। काव्य सृजन, कला के 3 क्षण, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया, नवी कविता आदि गंभीर विषयों पर मुक्तिबोध ने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। गद्य क्षेत्र में उनके समीक्षात्मक लेखों में ख्याति प्राप्त की। उनकी मृत्यु के बाद नेमिचंद्र जैन ने उनके पूरे साहित्य को मुक्तिबोध रचनावली के अंतर्गत 6 खंडों में प्रकाशित किया है। ये जो सभी उनका साहित्य है मृत्यु पश्चात प्रकाशित हुआ है, और किसने किया है? नेमिचंद्र जैन जी ने उनके पूरे साहित्य को मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित किया, नेमिचंद्र जैन। उनकी जो अपने पाठ्यक्रम के लिए जो कविता है ब्रह्म राक्षस, कविता का हम संक्षेप में परिचय करेंगे। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता है। इसका सबसे पहले प्रकाशन बनारस से निकलने वाली साहित्य पत्रिका कवि में हुआ था। बाद में मुक्तिबोध की पहले कविता संग्रह चांद का मुटेड़ा में इसे प्रकाशित हुई, और बाद में चांद का मुटेड़ा में ये प्रकाशित हुई। ब्रह्म राक्षस लंबी कविता में से एक फैंटेसी से युक्त सशक्त व बहुचेतित कविता है। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुई है। इसका अर्थ है अवास्तव या अमूर्त को दृश्य बनाना। अवास्तव या अमूर्त जो दिखाई नहीं देता, अवास्तव है, उसे दृश्य बनाना, अर्थात काल्पनिक या स्वप्न दृश्य को बिंबात्मक रूप प्रदान करना। काल्पनिक या स्वप्न दृश्य को बिंबात्मक रूप स्वरूप प्रदान करना। सफल फैंटेसी की उसी को माना जाता है जिसमें यथार्थ और फैंटेसी संबंधी विचार इतने घुल मिल जाते हैं, इसमें यथार्थ और फैंटेसी संबंधी विचार इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फैंटेसी में यथार्थ इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह रहस्य से घिरा होता है। फैंटेसी में यथार्थ इस तरह से घुल मिल किया जाता है कि वह रहस्य से घिरा जाता है। ब्रह्म राक्षस का अर्थ है ब्रह्म पिशाच। शास्त्र के अनुसार ये धारणा है कि वह ब्राह्मण जो मनुष्य योनि में पाप कर्म करता है, मरने पर प्रेत योनि पाता है और ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच बन जाता है। मुक्तिबोध इस धारणा के आधार पर आधुनिक मनुष्य के मन के अंत संघर्ष और असफलता को चित्रित करते हैं। इस कविता में कवि मुक्तिबोध ने एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी को ब्रह्म राक्षस को रूप देकर एक रूपात्मक फैंटेसी का निर्माण किया है। मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस कविता में एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी को ब्रह्म राक्षस का रूप देकर एक रूपात्मक फैंटेसी का निर्माण किया है। इस कविता में चित्रित मध्य वर्ग अति प्रबुद्ध विचारशील बुद्धिजीवी का प्रतीक है, जो अपनी मुक्ति हेतु छटपटा रहा है। वो जीवन भर ज्ञान अर्जित करता है, किंतु अपने ज्ञान को व्यवहार में परिणित नहीं कर पाता, ज्ञान प्राप्त करता है पर उसे व्यवहार में नहीं ला सकता, और इसी कारण वो मानसिक रूप से बेचैन और अंतर्विरोधी से ग्रस्त है। ब्रह्म राक्षस कविता को मुख्य रूप से 2 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। पहला खंड है ब्रह्म राक्षस के रहने का स्थान, उसका व्यवहार चित्रित है, तो दूसरे खंड में उसके पाप कर्मों को स्पष्ट वर्णन है, जिसकी वजह से उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, मतलब ब्रह्म राक्षस नाम से अभिहित हुआ। कवि इस कविता में से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान को जनसाधारण से जोड़ना होगा। ज्ञान अगर उत्तराधिकारी नहीं खोज पाता तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, निरर्थक मूल्यहीन बन जाता है, जिससे छटपटाहट बेचैनी ज्ञान के आधिक्य से तनाव जा सकता है। यानी कि ज्ञान का उत्तराधिकारी होना महत्वपूर्ण है, ये इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध जी ने बताया है। दूसरी कविता चांद का मुटेड़ा है, कविता का संक्षिप्त में परिचय कराते। चांद का मुटेड़ा है हिंदी की कुछ विख्यात और चर्चित लंबी कविताओं में से एक है। इस कविता देश के वातावरण में व्याप्त आतंक और
संतरात को कवि ने चित्रित किया है। आधुनिक सभ्यता की विसंगति और विद्रूपताओं पर कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यंग किया है। मुक्तिबोध ने इस कविता में आज के सामान्य मानव की असफल असहायता, घुटन, छटपटाहट उपस्थित कर उसकी मुक्ति का मार्ग दिखाया। श्रम शक्ति को संघर्ष की प्रेरणा देना भी इसका उद्देश्य रहा है। इस कविता का उद्देश्य चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका उद्देश्य श्रम शक्ति को संघर्ष की प्रेरणा देना उसका उद्देश्य रहा है। इस कविता में नए पुराने के संघर्ष के बीच पीसी जाने वाली मानवता की व्यथा सशक्त रूप से चित्रित है। चांद का मुंह टेढ़ा में नए पुराने के संघर्ष के बीच पीसी जाने वाली मानवता की व्यथा सशक्त रूप से चित्रित की गई है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक प्रतीकात्मक है। इसमें कवि ने परंपरागत सौंदर्य के प्रतिमानों में उपस्थित परिवर्तनों को चित्रित किया है। नागपुर में हुए मिल मजदूरों के आंदोलन के वातावरण को इस कविता में चित्रित किया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें नागपुर में हुए मिल मजदूरों के आंदोलन के वातावरण को इस कविता में चित्रित किया है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध षड्यंत्र की एक रात का चित्रण इस कविता में है। अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध षड्यंत्र की एक रात का चित्रण इस कविता में। कवि मुक्तिबोध इस कविता के माध्यम से मानव मात्र की समानता के तथ्य को रेखांकित कर धनिक पूंजीपति शोषक वर्ग के मस्तिष्क में इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। जो लोग दुख दर्द में पिसते लोगों की पुकार सुनकर उसके दुख निवारण हेतु दौड़ पड़ते हैं, वास्तव में वही लोग सच्चे अर्थों में अमीर हैं। ये दूसरों के दुखों में मदद करते हुए सच्चे अर्थों से अमीर है, ऐसा मुक्तिबोध कहते हैं। मुक्तिबोध के काव्य में अनास्था या अविश्वास का स्वर नहीं है। ये जीवन की विषमता और विसंगतियों का चित्रण करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें आस्था और विश्वास का भाव है। उन्हें विश्वास है कि ये स्थितियाँ ऐसी ही नहीं रहेगी, इसमें परिवर्तन निश्चित होगा। यही आस्थावादी स्वर उनकी इस कविता में मुखर हुआ है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में मुक्तिबोध की जो रचना है उसका परिचय करा। धन्यवाद।